ओके, झारखंड में हम लोग छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पढ़े हैं, तो एक एक करके देख ले। नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। चलो इसका कुछ कुछ डिटेल्स जानना है हमको। 1902 में क्या हुआ था, 1903 में क्या हुआ था? चलो तुम लोग को जानना है। हाँ तूफा बोलो। 1902 में मौजावार सर्वे हुआ था हाँ और 1903 में ड्राफ्ट तैयार किया गया था छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। ठीक है, और ये ड्राफ्ट तैयार हुआ था, ड्राफ्ट ऑफ सीएनटी। अच्छा, इसमें जो इसमें जो कुछ हम लोग ये पढ़े थे कि इसमें कौन बहुत बड़ा योगदान दिया है सीएनटी एक्ट में? हाँ मीरा बोलो। क्या था, जे हॉफमैन। हॉफमैन, ठीक है, हॉफमैन। अब आते हैं, इससे पहले कुछ कुछ एक्ट था, तो कुछ कुछ एक्ट में अच्छा, इसके अंतर्गत ये जो मौजावार सर्वे हुआ था, इसमें कुछ कुछ का निर्माण किया गया था। क्या निर्माण किया गया था, मतलब कुछ कुछ एस्टैब्लिश हुआ था? हाँ तूफा बोलो। वो रिकॉर्ड ऑफ खेवत एंड खतियान सबमिट करना है, हाँ खेवत मतलब बनाना। है, ठीक है, खतियान। अब आते हैं हम लोग का इससे पहले कुछ कुछ एक्ट था, वो सब भी याद कर लोगे। अच्छा, अब आते हैं हम लोग चैप्टर वाइज। कितने चैप्टर्स है? ये सब तो सबको याद होगा। कितने चैप्टर्स है आकांक्षा? 19 चैप्टर्स है मैम। और कितने सेक्शंस है आकांक्षा? 271। 271। अब हम लोग चैप्टर वाइज हाँ पहले। मैम, आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं। चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर में क्या है? चैप्टर 1। अतुफा? 3 सेक्शंस है इसमें, 1 2 3। फर्स्ट में है टाइटल, सेकंड में रिपील और थर्ड में डेफिनेशन। हाँ, ये 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, 2 एंड 3। ये है टाइटल एंड एक्सटेंट। कौन बोल रहा है टाइटल एंड एक्सटेंट? हाँ पूजा बोलो। मैम इसका टाइटल है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, और इसका एक्सटेंड है उत्तरी छोटा नागपुर से दक्षिणी छोटा नागपुर, हम्म। और 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 एक ये था बिहार उड़ीसा नगर पालिका अधिनियम 1922 के जो क्षेत्र है, जैसे कि छावनी क्षेत्र और कुछ क्षेत्र था, नगर पालिका या अधिसूचित क्षेत्र, तो ये सारे आते हैं। ठीक है, वो करीब करीब ठीक बोल ही दी है। फिर से हम बोल रहे हैं, छोटा नागपुर साउथ और नॉर्थ दोनों इंक्लूडेड। फिर नोटिफाइड एरिया, जो कि बिहार उड़ीसा 1922 के एक्ट के तहत नोटिफाइड एरियाज हैं, ठीक है, एरियाज अंडर 1922 एक्ट ऑफ बिहार एंड उड़ीसा। हम एकदम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, बिहार एंड उड़ीसा। और क्या है इसके अंतर्गत, जो भी कंटोनमेंट एरियाज है, कंटोनमेंट एरियाज सारे, ये है सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 में रिपील में क्या है? हाँ मीरा बोलो। मैम इसमें था कि अनुसूची का में जो भी अधिनियम है इसको छोटा नागपुर प्रमंडल से निश्चित किया जाता है, और
खा में था धनबाद, पटमदा, ईचागढ़ और चांडिल थानाओं से निरसित किया जाता है, ऐसे था। हाँ, 2 सेक्शन था, 2 सेक्शन सॉरी 2 शेड्यूल है। शेड्यूल ए में है छोटा नागपुर डिवीजन को हटाया जा रहा है, मतलब रिपील किया गया है छोटा नागपुर डिवीजन। और दूसरा में क्या है, दूसरा में है धनबाद, पटमदा, ईचागढ़, चांडिल पुलिस स्टेशन, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंहभूम, ये लोगों को धनबाद याद रख लोगे, धनबाद, पटमदा, बाकी लोग पटमदा, ईचागढ़ एंड चांडिल स्टेशन, चांडिल पुलिस स्टेशन। अच्छा, डेफिनेशंस में हम लोग के पास बहुत सारा डेफिनेशंस है, हमको कुछ कुछ डेफिनेशंस सुनना है। एक तो मुकरारी बता दो, सॉरी नॉट, इसमें तो मुकरारी नहीं दिया हुआ। कोरकड़ बता दो, कोरकड़ कौन थे। फिर मुंडारी खुटखटीदार बताना है। बाकी सब है, लेकिन हम इतना पहले पूछेंगे, कटीदार। फिर क्या है, फिर रिज्यूमेबल टेन्योर चाहिए, रिज्यूमेबल टेन्योर। फिर उसके बाद परमानेंट टेन्योर। और है परमानेंट टेन्योर, या फिर और क्या था इसमें जो एक्स्ट्रा है, हाँ मूवेबल प्रॉपर्टी। तूफा मेरे को 2 बताओ, कोरकड़ और मुंडारी खुटखटीदार। कोरकड़ वो है, मतलब जो बैरन लैंड को कल्टीवेबल लैंड बनाते हैं। और एक सेकेंड, ये मतलब इतना ही बोलना है कोरकड़ में। हाँ, इतना ही याद है। आकांक्षा, इसमें कुछ ऐड करना है? हमको भी इतना ही याद है, वो जो जंगल को क्लियर करके बनाते थे। पूजा? मैम इसमें भूस्वामी के अलावा जो कृषि दास बनाते हैं जमीन को, ये एक्चुअली लैंडलॉर्ड का है ये जमीन, लैंडलॉर्ड से ये जमीन ले रहे हैं। और लैंडलॉर्ड का ऐसा जमीन जो जंगल है या फिर मतलब बंजर पड़ा हुआ है, उसको कल्टीवेबल लैंड बनाना है, और उसको उसको बोलते हैं कोरकड़। ऐसा पर्सन जो कि अदर देन लैंडलॉर्ड कोई ऐसा भूमि को जो लैंडलॉर्ड का है, जो बैरन पड़ा हुआ है या फिर जंगल भूमि है, उसको सफाई करके और उसमें खेती योग्य भूमि बनाना, उसी को कोरकड़ बोलते हैं। ठीक है, तुम लोग दोनों मिस किया, तूफान, आकांक्षा। बाकी मुंडारी खुटखटीदार बोलो, आकांक्षा। अच्छा, आकांक्षा नहीं है। अच्छा बोलो, मीरा बोलो। हाँ मैम, इसमें कोई मुंडारी परिवार का कोई सदस्य अगर जंगल को साफ करके खेती योग्य भूमि बनाता है तो वही होता है मुंडारी खुटखटीदार। हाँ, इसमें क्या है, इसमें लैंडलॉर्ड का बात नहीं लिखा हुआ है। कोई भी जंगल का भूमि है और खेती योग्य बनाया, तो फिर बाद में जब भी सर्वे होता है तो इस भूमि को कौन खेती योग्य बनाया, तो अगर वही बनाया है तो उन लोगों को मुंडारी खुटखटीदार बोलते हैं, और उन लोगों को राइट्स मिल जाता है। ठीक है, भले उन लोगों को कुछ टैक्स देना पड़े या कुछ रेंट एज अ रेंट गवर्नमेंट को देना पड़े, लेकिन या फिर जमींदार होगा वहां पे उसको देना पड़ेगा, लेकिन इन लोगों का इन लोगों को ऑक्यूपेंसी राइट यहाँ पे मिल जाता है। अच्छा, अब आते हैं रिज्यूमेबल टेन्योर। तो रिज्यूमेबल टेन्योर कौन बोल रहा है? हाँ आकांक्षा बोलो। अगर कोई भी मेल नहीं बच जाते हैं फैमिली में, तो फिर वो वापस से लैंडलॉर्ड के पास चले जाता है लैंड, उसी को रिज्यूमल टेन्योर बोलते हैं। बच नहीं जाते, मतलब कोई आगे में मेल चाइल्ड नहीं होता है, तो फिर इसको बोलते हैं रिज्यूमेबल टेन्योर। ठीक है। अच्छा, परमानेंट टेन्योर। परमानेंट टेन्योर बोलो पूजा। वंशानुगत में मिली भूमि को बोलेंगे।
हाँ, परमानेंटली। कि टेन्योर वंशानुगत चलता जाएगा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उस तरह से चलता ही जाएगा। अच्छा, और ये मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाता है अतुफा? स्टैंडिंग क्रॉप्स। हाँ, सारे मूवेबल तो हम लोग को पता है, जैसे उसका कोई भी गाड़ी हुआ, जो भी है प्रॉपर्टी, जो मतलब चल संपत्ति, वो ठीक है। लेकिन स्टैंडिंग क्रॉप्स बोलेंगे, क्रॉप्स तो एक ही जगह है, वो तो चलता नहीं है अपने से, तो लेकिन स्टैंडिंग क्रॉप्स को भी हम लोग मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये था चैप्टर 1। चैप्टर 2, चैप्टर 2 क्या है? चैप्टर 2, अच्छा, हाँ बोलो आकांक्षा। इसमें टेनेंट्स के बारे में दिया हुआ है। हाँ, ये दिया हुआ है क्लासेस ऑफ टेनेंट्स। तो चैप्टर 2 क्या है? क्लासेस ऑफ टेनेंट्स। इसमें हम लोग कितना शेड्यूल सेक्शन पढ़ेंगे? हाँ बोलो पूजा। 4 से 8। हाँ, सेक्शन 4 to 8। तो सेक्शन 4 चाहिए हमको। हाँ मीरा बोलो। इसमें था काश्तकारों में मतलब रैयत, भूधारक रैयत, अधिभोगी रैयत, अनधिभोगी रैयत, खुटखटी अधिकार प्राप्त रैयत, मुंडारी खुटखटीदार रैयत और दर रैयत इसमें शामिल है। ये टेनेंट्स को बोलता है। तो टेनेंट्स क्या है, इंक्लूड क्या कौन करता है? इंक्लूड्स टेन्योर होल्डर्स, ठीक है, टेन्योर होल्डर्स, रैयत्स, फिर उसके बाद रैयत्स में क्या, ऑक्यूपेंसी एंड नॉन ऑक्यूपेंसी दोनों, ठीक है, नॉन ऑक्यूपेंसी, ये हम शॉर्टकट में लिख दिए। फिर जिनके पास खुटकटीदार राइट्स है। अब खुटकटीदार राइट्स क्या होता है पूजा? जो खूट कट्टीदार की फैमिली से मतलब जो बिलोंग करते हैं उनको वो अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं, खूट कट्टीदार अधिकार। हाँ, टेनेंट, ये खुटकटीदार राइट्स ये है कि एक्चुअली वो खुद खुटकटीदार नहीं है, उनको अपने पूर्वजों से वो लैंड मिला हुआ है, वो राइट मिला है क्योंकि उनके पूर्वज खुटकटीदार थे। ठीक है, तो वो होता है खुटकटीदार राइट्स। टेनेंट्स और इसमें आते हैं टेनेंट्स होल्डिंग अंडर रैयत, जो रैयत के अंदर भी जो टेनेंट्स हैं, और मुंडारी अंडर रैयत, और मुंडारी खुटकटीदार। सेक्शन 5 कौन बोल रहा है? हाँ तूफा। टेन्योर होल्डर से रिलेटेड इसमें दिया हुआ है। हाँ, ये बताया है टेन्योर होल्डर कौन है। तो कौन है टेन्योर होल्डर? हाँ मीरा बोलो। जिसने अपनी भूमि पर खेती करने का अधिकार प्राप्त किया। अच्छा, इसमें और उस वो भी लिखा है कि किसी और की भूमि पर भी लिखा हुआ था। हाँ, लैंड फ्रॉम अनदर टेन्योर होल्डर फॉर द पर्पस ऑफ कल्टीवेशन एंड पेज रेवेन्यू फॉर द सेम। मतलब टेन्योर होल्डर कौन है? जो अपना भूमि में भी, ओन लैंड में भी अगर कल्टीवेशन कर रहा है, प्लस हम लोग होता है ना कि किसी और का भी लैंड ले लिए। जैसे मेरा अगर 1 बीघा जमीन है और सपोज मेरे पास इतना है कि हम 2 बीघा जमीन में कर सकते हैं खेती, तो हम क्या करेंगे, दूसरे से भी लैंड ले लेंगे और उसका जो रेंट है हम भले पे करेंगे, लेकिन हम उसका टेन्योर ले लेंगे। ठीक है, बोले ना रैयत के अंदर में भी, टेनेंट्स अंदर रैयत, तो हम क्या हो जाएंगे, वो भी खेती करता है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा लैंड है तो वो सब पे तो खेती करने करेगा नहीं। तो अच्छा ठीक है, 1 बीघा तुम और ले लो मेरे से और तुम उसका करो और उसका रेंट तुम देना। तो ये हो गया ओन लैंड एंड फिर उसके बाद लैंड फ्रॉम अनदर टेन्योर होल्डर। तो रैयत से मतलब डिफरेंस इस बात पर है कि रैयत तो दूसरे का भूमि धारण करता है खेती करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, रैयत मतलब कि रैयत उसको बोलेंगे जो खेती करता है अपना खेत में, या अपना खेत में या किसी और का खेत में, वो है रैयत। जो जमीन पे जो ग्राउंड लेवल पे जो खेती करता है, वो रैयत है।
ठीक है। अब रैयत अपना जमीन पे खेती कर रहा है, ठीक है, उसका जो जमीन है वो क्या है, वो दूसरे से अगर ले रहा है, ये अपना उसका जमीन नहीं है, दूसरे से ले रहा है, तो क्या है, ये दूसरे का जमीन हम ले रहे हैं फॉर ये, तो ये एज अ टेनेंट रैयत भी हुआ और रैयत भी हुआ, मतलब टेनेंट भी है और रैयत भी, उसका अपना जमीन पे वो खेती नहीं कर रहा है, ठीक है। और टेन्योर होल्डर कौन होगा, टेन्योर होल्डर वही होगा जो कि अपना लैंड, तो टेन्योर होल्डर वो भी अपना लैंड में टेन्योर होल्डर है, क्योंकि टेन्योर तो देना पड़ता है, मतलब वो तो एक्चुअली सरकार को रेंट दे रहा है ना, इसीलिए टेन्योर होल्डर बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और वही दूसरे डिफरेंस से, नहीं समझ आ हाँ, रहा। तो दूसरे से यानी कोई लैंडलॉर्ड से ले रहे हैं, तो लैंडलॉर्ड से ले रहे हैं तो भी टेन्योर होल्डर है, उसका अपना जमीन नहीं है, अपना जमीन है तो सरकार को रेंट क्योंकि देते हैं, या फिर सरकार का ही वो उसमें हम लोग खतियान जो भरते हैं, तो एक्चुअली हम लोग टेन्योर होल्डर है, ठीक है। हाँ पूजा, कुछ पूछ रही हो? मैम जैसे भूधारक में उसको ऑक्यूपेंसी राइट नहीं रहता है, लेकिन रैयत के पास ऑक्यूपेंसी राइट रहता है। हाँ, तो ये क्या है ना कि भूधारक के पास, जैसे तुम टेन्योर होल्डर बोल रही हो ना? यस मैम, उसी को बोल रहे हैं। हाँ, तो ऑक्यूपेंसी राइट रैयत को इसलिए रहता है क्योंकि रैयत मतलब ऑक्यूपेंसी राइट का मतलब क्या है कि इस खेत में अगर कोई खेती करेगा तो हम ही करेंगे, ये है ऑक्यूपेंसी, मतलब ये खेत को ऑक्यूपाई करने का, ये ऑक्यूपेंसी राइट है। और टेन्योर होल्डर का, आज इसको टेन्योर दिया है, कल उसको टेन्योर दिया है, तो ये तो एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है ना, कितने दिन का आप एग्रीमेंट किए हैं, ठीक है। मैम ऑक्यूपेंसी राइट गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है ना? ऑक्यूपेंसी राइट, हाँ, गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड होता है, लेकिन हम लोग के पास बहुत सारे सेक्शंस भी है। सपोज याद करो, जो कोडकर लोग जो भूमि को ये करते हैं, जैसे जो उसको कल्टीवेटेड लैंड बनाते हैं, तो उन लोगों के पास ऑक्यूपेंसी राइट मिल जाता है उन लोगों को, क्योंकि इसमें अगर कोई भूमि, अगर कोई खेती करेगा तो यही पर्सन करेगा जो कि वो इसको कल्टीवेटेड लैंड के रूप में बनाया है। दूसरा कोई ये लैंडलॉर्ड चाहे भी तो नहीं दे पाएगा, हम लोग देखे थे वो मिसलेनियस प्रोविजंस में, आगे आगे जो हम लोग का प्रोविजंस आएगा मिसलेनियस, उसमें था ना कि कोडकर लैंड को वो लैंडलॉर्ड दूसरे को नहीं दे सकता है, तो ये हो गया मतलब इसका ऑक्यूपेंसी राइट, ठीक है। अच्छा, और कोई कंफ्यूजन है? नहीं। No, ma'am. ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सेक्शन 6 चाहिए, सेक्शन 6 कौन बोल रहा है? हाँ मीरा बोलो। वही रैयत का हाँ, रैयत के बारे में दिया है, तो रैयत कौन है? जिन्हें मतलब खेती के लिए भू धारण करने का अधिकार है, हमें बोल दिए, ठीक है। द पर्सन हु हैज राइट टू होल्ड द लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ये है रैयत। अब आते हैं सेक्शन 7, कौन बोल रहा है? हाँ तूफा बोलो। Who the rights definition? ये रैयत हैविंग खुदकटीदार राइट्स, खुदकट्टी राइट्स, तो ये रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट्स, तो ये हम लोग बात कर चुके हैं। अतुफा इसको डिफाइन करो। मतलब इसमें अगर कोई फूड कटीदार नहीं भी है तो उसके फैमिली को राइट्स मिल जाएगा फूड कटीदार। हाँ, ये रैयत मतलब जो ऑक्यूपेशन है जो भी हो, तो ये जो टाइटल है ये जो ओरिजिनल जो भी फाउंडर होगा वो उसका डिसेंडेंट को मिलेगा, मतलब मेल लाइन को, याद रखोगे, मेल को, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट्स इनहेरिटेड फ्रॉम खुदकट्टी रैयत। हाँ मीरा, कुछ बोल रही हो? नहीं। अच्छा, अब आते हैं रैयत
इन मेल लाइन, मेल याद रखोगे, मेल लाइन। फीमेल के लिए हमारा प्रोविजंस है लेकिन वो बाद में आएगा। सेक्शन 8 कौन बोल रहे हैं? सेक्शन 8 बहुत इजी है। हाँ आकांक्षा। इसमें मुंडारी खुटकटीदार के बारे में है। हाँ तो मुंडारी खुटखटीदार हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन में तो पढ़ चुके हैं ना, एक्चुअली वही है खुटखटीदार। ठीक है, क्या है तो मुंडारी खुटखटीदार मतलब कि जिनके पास वो राइट हो कि होल्डिंग अ जंगल लैंड, ठीक है, क्योंकि उसको वो कल्टीवेटेड लैंड में वो लेकर के आया, इसीलिए ये है सेक्शन 8। चैप्टर 2 खत्म। चैप्टर 3 कौन बोल रहे हो? चैप्टर 3 में क्या है? अतुफा। इसमें टेन्योर होल्डर और लैंड होल्डर के बारे में दिया है, तो 9 to 15 सेक्शंस हैं। टेन्योर होल्डर के बारे में दिया है, सेक्शन 9 to 15 है। हाँ सेक्शन 9 बताओ पूजा। मैम इसमें लिखा है कि अगर मतलब किसी तरह का पहले से एग्रीमेंट नहीं है तब तक उसका लगान में वृद्धि नहीं किया जा सकता। हाँ अगर अगर एग्रीमेंट हाँ इसमें है कि कोई भी टेन्योर होल्डर जो टेन्योर होल्ड करता है, अगर जो फिक्स्ड है रेंट, ठीक है, और वो चेंज करने के लिए मतलब टाइम जब आपका परमानेंट सेटलमेंट हो रहा था तो उस समय आप ये नहीं बोले हैं कि बाद में इसको चेंज करेंगे, तो वो चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, नो एनहांसमेंट ऑफ, हम बहुत क्रिप्टिक लिख रहे हैं लेकिन तुम लोग को ऑलरेडी पूरा लिखवा चुके हैं, नो एनहांसमेंट ऑफ रेंट। सेक्शन 10 कौन बोल रहा है? 9 का भी था, 9A भी है पढ़ा। अच्छा हाँ 9A भी हम पढ़ा है। 9A क्या है? 9A बोलो, अतुफा बोलो। अगर रेंट बढ़ाना है तो उसके लिए डिप्टी कमिश्नर का परमिशन जरूरी होगा। हाँ वो और फिर और किसके? डिप्टी कमिश्नर और रेवेन्यू ऑफिसर। हाँ, रेंट कैन बी एनहांस्ड विथ द प्रायर परमिशन ऑफ, इसमें और भी कुछ है क्या? हाँ मैम, 15 साल से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, अगर बढ़ाएंगे तो राजस्व अधिकारी हाफ ही बढ़ा सकते, उससे ज्यादा नहीं, मतलब हाँ 12 डीसी और एंड रेवेन्यू ऑफिसर, और एक बार बढ़ा दिए तो 15 साल तक फिर नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, ये बात था। और क्या था? फिर 15 इयर्स तक नहीं बढ़ा पाएंगे, 15 इयर्स बार। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। 10 क्या है? सेक्शन 10 सेक्शन 10। हाँ मीरा बोलो। भुइहारी का लगान में मतलब वृद्धि नहीं कर सकते अगर उसने छोटा नागपुर अधिनियम भूत रीति, छोटा नागपुर भूत रीति अधिनियम 1869 के तहत रजिस्टर किया हो। हम्म, अगर कोई भूइहर अपना लैंड रजिस्टर्ड किया है छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट, ठीक है, टेन्योर्स एक्ट कब का है? तो ये है 1869 का। अगर इसके अंतर्गत वो रजिस्टर किया है तो वो अपना नो एनहांसमेंट ऑफ रेंट, मतलब एनहांस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग सेक्शन 10 तक पढ़े। आगे पता नहीं, हम तो सेव कर रहे हैं लेकिन अभी भी सेव हो रहा है कि नहीं नहीं पता। आगे अब हम लोग सेक्शन 11 में क्या है?
हाँ आकांक्षा बोलो। अगर टेन्योर को ट्रांसफर करवाना है तो वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा लैंडलॉर्ड के हाँ, पास। अगर किसी भी टेन्योर का अगर इनहेरिटेंस हो, सक्सेशन हो, जो भी हो, गिफ्ट है, एक्सचेंज है, ट्रांसफर है, तो ट्रांसफर अगर कराना है तो फिर ये रजिस्टर करवाना पड़ेगा जो कंसर्न लैंडलॉर्ड है वो, और वो फिर सब्सिक्वेंट जो भी प्रोसेस होगा उसका क्लॉज दिया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन टू लैंडलॉर्ड। फिर 12 क्या है? सेक्शन 12। हाँ मीरा बोलो। गोस्वामी अगर रजिस्टर करने से मना कर देता है तो उपायुक्त के पास आवेदन कर सकते हैं। हाँ, डीसी के पास आवेदन दे सकते हैं अगर ये मना कर दे तो। अच्छा, सेक्शन 13। पूजा बोलो। फिर उपायुक्त भूस्वामी को सूचित करेगा, और भूस्वामी को अगर कुछ आवेदन करना है तो कर सकता है। ये लैंडलॉर्ड को नोटिस भेजेगा, ठीक है। लैंडलॉर्ड अगर मना कर दिया है तो डीसी अब लैंडलॉर्ड को नोटिस भेजा, और ये कंफर्म करेगा कि वो जो डेप्यूटी कमिश्नर का जो भी निर्णय है, या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए वो जो भी बोला है कि हम इतना पेमेंट देंगे, इस तरह से रजिस्टर कर दीजिए, तो कंफर्मेशन भी लेगा। और अगर कंफर्मेशन उसको नहीं देना है तो वो मतलब उसको ये अधिकार होगा लैंडलॉर्ड को कि वो डेप्यूटी कमिश्नर को फ्रेश एप्लीकेशन दे दे, ठीक है। लैंडलॉर्ड कैन अप्लाई फॉर द सेम, ठीक है, अगर उसको मंजूर नहीं है तो। फिर सेक्शन 16 क्या है? अच्छा 16 नहीं, ये तो 13 बोले। 14 क्या है? आकांक्षा बोलो। अगर रेज्यूमेबल टेन्योर है तो अगर उसमें कंस्ट्रक्शन हो गया है तो वो लैंडलॉर्ड को नहीं जाएगा। इसमें ये बोला हुआ है, ये पूरा पूरा सही है क्या पूजा? मैम इसमें बोला है कि अगर पुनर्ग्राह्य भूमि है तो उसमें जो भी मतलब परमानेंट अगर कुछ चेंज हो गया, जैसे कि भवन निर्माण हो गया, तो वो फिर भूस्वामी के पास नहीं जाएगा, इस तरह की। ऑटोमेटिकली जो होता है कि वो चला जाता है ना। रिज्यूमेबल टेन्योर क्या है, मेल अगर नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली वो वापस चला जाता है। तो इसमें ये दिया हुआ कि रिज्यूमेबल टेन्योर में रहेगा तो बिल्डिंग्स अगर बना दिया है, घर बना दिया है, कोई भी परमानेंट चेंज मतलब परमानेंट कुछ भी बिल्डिंग बनाया है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके पास नहीं जाएगा। परमानेंट बिल्डिंग, परमानेंट जो है कंस्ट्रक्शन, वो अगर कर दिया है तो वो ऑटोमेटिकली रिज्यूमेबल टेन्योर के अंतर्गत उसके पास नहीं जाएगा। इसमें और भी है, जैसे कि माइंस हुआ, फिर उसके बाद भुइंहारी टेन्योर या कोई मुंडारी खुटखटीदार टेनेंसी हुआ, तो ये सब के बारे में बोला गया है। अच्छा, सेक्शन 15 क्या है? हाँ मीरा बोलो। हाँ मैम, जमीन का रजिस्ट्रीकृत होने के बावजूद भी पुनःग्रह या भूतृप्ति के मामले में मतलब उसका अधिकार बना रहेगा, खत्म नहीं होगा, वापस जा सकता है। अगर रजिस्ट्रेशन वो किसी का कर भी दे, लैंडलॉर्ड किसी और का रजिस्ट्रेशन कर भी दे, लैंडलॉर्ड आफ्टर रजिस्ट्रेशन, उसका जो प्रिज्यूमेबल टेन्योर का जो अधिकार है वो उसे नहीं छीना, मतलब उसका अधिकार उसका रहेगा। रजिस्ट्रेशन, there is the right of resumable tenure, right of possession under resumable tenure will intact, मतलब will be there, ठीक है। अब हो गया सेक्शन 15। अब आते हैं चैप्टर 4,
सेक्शन 15 तक ही था इसमें। अब चैप्टर 4 में क्या है? हाँ सना बोलो। मैम इसमें रैयत है। रैयत, तो इसमें कितना से कितना सेक्शंस है? 16 to 30। 16 to 36। 36 ना? यस मैम। हाँ 16 to 36। चलो सेक्शन 16 कौन बोल रहा है? हाँ मीरा बोलो। मैम इसमें था कि अगर इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले कोई भूमि का अधिभोगाधिकार प्राप्त किया हो, तो अगर वो 12 साल तक उस पर खेती नहीं भी किया हो तो उसका अधिभोगाधिकार बना रहेगा। हाँ ठीक है। और हाँ इस तरह का जो भी राइट है अगर उसको है तो वो 12 साल अगर नहीं भी किया है तो उसका राइट रहेगा। 12 इयर्स वाला जो कंडीशन है वो दिया हुआ है। अच्छा सेक्शन 17 क्या है? सेक्शन 17। हाँ सना बोलो। मैम उसमें ये है कि वही जो 12 ईयर का इसमें दिया हुआ है ना 16 में, कि कोई भी पर्सन अगर 12 ईयर तक का उसका है तो उसमें होली या पार्टली ऑक्यूपाइंग है तो फिर वो लैंड जो है वो और कंटिन्यू कर सकता है 3 इयर्स के लिए सेटल रही, उसको होल्ड कर सकता है वो लैंड को 3 इयर्स के लिए और फर्दर। ये वाला कोई और एक्सप्लेन करो मेरे को फिर से। सना बोली है लेकिन इसमें और भी कुछ चाहिए। मीरा, पूजा, तूफा, आकांक्षा, कोई नहीं? मैम इसी में डाउट है थोड़ा। हमको भी इसका लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ हाँ, वो 3 इयर्स वाला ये नहीं हो रहा है, मतलब क्लियर। अच्छा ये हम फिर से बोल रहे हैं एक एक करके। ये जैसे 17 में क्या है कि कोई भी जैसे रैयत का जो उसका सेटलमेंट है उसके बारे में दिया हुआ है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स है तो मतलब कैसे सेटलमेंट होता है उसको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो लिख लो अगर जिसको जिसको डाउट है, सेटलमेंट ऑफ रैयत। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है कि अगर इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या उसके बाद कोई भी अगर लैंड जो विलेज के अंदर जो भी आता है, ठीक है, या तो फिर कोई भी पार्ट ऑफ लैंड, ठीक है, जो सना बोली, या तो पूरा लैंड या पार्ट ऑफ लैंड, ठीक है, तो अगर वो उसको धारित करता है मतलब अगर रैयत का है ये जमीन, ठीक है, और 12 साल तक उसको रैयत समझा ही जाएगा, मतलब 12 साल, ठीक है। 12 साल के बाद क्या, वो अभी तक इसमें कुछ नहीं किया है, लेकिन 12 साल के बाद क्या, तो अगर कोई पर्सन 12 साल तक जैसे इसको कोई ऑक्यूपाई भी नहीं किया और ये भी मतलब इसमें नहीं कल्टीवेशन किया, तो ये उसको रैयत तभी समझा जाएगा जब 12 साल के बाद वो 3 साल तक इसमें एज अ मतलब जैसे खेती करे तो उसको रैयत माना जाएगा। मतलब उसमें अगर कल्टीवेशन करेगा तभी मैम, मतलब ऐसे हाँ, रखा हुआ है तो। ऐसे उसको रैयत नहीं बोला जाएगा। जैसे रैयत एज अ एक वर्ड, एक डेजिग्नेशन है रैयत। जैसे हम, मेरा लैंड हो और हम किसी गांव में मेरा लैंड है, सपोज हम लोग खेती नहीं कर रहे हैं तो हम लोग रैयत नहीं है, ठीक है। हम लोग का भले लैंड है लेकिन कोई और खेती कर रहा है तो वो रैयत है, हम रैयत नहीं है। हम सपोज 12 साल तक ना इसमें खेती करवाए ना हम खुद खेती किए, 12 साल छोड़ दिए, ठीक है, 12 साल के बाद हम अगर यहाँ पे गए तो हम रैयत नहीं कहलाएंगे, फिर भी हमको 3 साल तक वहां पे उसको उसमें खेती करना पड़ेगा। मतलब इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई भी गांव का रैयत तभी माना जाएगा जब वो एटलीस्ट 3 साल तक खेती करे वहां पे, ठीक है। बात समझ में आया? अ पर्सन इज डेजिग्नेटेड, हम डेजिग्नेटेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारा जैसे क्या होता है ना, बहुत सारा टैक्स रिलेटेड ये में रैयत को बहुत सारा फैसिलिटीज दिया गया है या टैक्स बहुत सारा नहीं दिया जाता है, मतलब नहीं देना पड़ता है उन लोगों को, तो एज अ रैयत एक डेजिग्नेशन है, ऐसे समझो।
अ पर्सन इज डेजिग्नेटेड एज, ऐसे हम लिख रहे हैं, डेजिग्नेशन उसको मतलब एक दे रहे हैं, डेजिग्नेटेड एज द विलेज रैयत if the person works as रैयत on his land, his or her जो भी हो, his land, at least for 3 years. 3 साल जब तक काम नहीं करेगा उसको रैयत का जो उपाधि है वो नहीं मिलेगा, ऐसे समझो, ठीक है। 12 साल तक उसका भले लैंड रह गया वो जो भी हो, लेकिन 12 साल के बाद भी वो तुरंत आएगा, तुरंत रैयत नहीं हो जाएगा, अरे इसका लैंड है ये तो इसका रैयत नहीं, कम से कम 3 साल तक उसको लैंड मतलब वहां पे खेती करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या है, इसी में दिया हुआ है सेक्शन, अगर अब सपोज 12 साल तो हम यहाँ छोड़ दिए थे लैंड को, अब 12 साल के बीच में कोई ऑक्यूपाई कर लिया, तो हमको कौन सा सेक्शन के तहत ये वापस मिलेगा ये लैंड, ये तो याद होगा ही, कौन सा सेक्शन हम लगा करके लैंड को वापस ले पाएंगे। हाँ अतुफा बोलो। 71। हाँ, अगर मेरा इसी बीच में 12 साल के अंदर ही सपोज 8 साल हुआ है और मेरा कोई लैंड ऑक्यूपाई कर लिया, तो हम सेक्शन 71 का यूज करके हम लैंड वापस ले लिए, ठीक है। तो लैंड वापस ले लिए तो उसको, अब पहले तो हम यहाँ पे खेती कर रहे थे नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कितना दिन तक फिर हम इसको मेरे को होल्ड करके रखना पड़ेगा, और कितना दिन के बीच में फिर से कोई ऑक्यूपाई करे तो हम फिर से केस कर सकेंगे, मेरा मेरा ऑक्यूपेंसी राइट और कितना दिन तक फिर यहाँ पे रहेगा, सेक्शन 71 से हम वापस ले लिए। हाँ सना बोलो। 3 years। 3 इयर्स मतलब 3 इयर्स तक मेरा यहाँ पे राइट रहेगा, अगर हम खेती नहीं भी करे तो भी, ठीक है। हाँ तूफा यही बोल रही थी ना। हाँ वही बोल रही थी। अब क्लियर हुआ पूजा। हाँ मैम क्लियर हुआ मेरा। यस मैम। मतलब मैं पहले वाला में ये है कि उसको 3 years तक कल्टीवेट करना पड़ेगा तब वो उसका हाँ लैंड वो रैयत रहेगा। कहलाएगा, और अगर वो रैयत जैसे काम किया और फिर 2-3 साल छोड़ दिया, 4 साल छोड़ दिया, ठीक है, फिर भी वो रैयत ही कहलाएगा। अगर वो उसका कोई जमीन छीन भी लेता है और उसके बाद सेक्शन 71 के तहत वो वापस लेता है, तो भी उसका, अगर वो नहीं खेती कर रहा तो भी वो रैयत ही कहलाएगा। यहाँ बोलने का मतलब ये है। मतलब इसके बाद और 3 साल देखेंगे। नहीं, हम अगर फॉर एग्जांपल रैयत को थोड़ा छोड़ते हैं, सपोज हम ऐसे सोचो कि हम 3 साल टीचिंग किए, ठीक है, ऐसे सोचो, डेजिग्नेशन देना ना, टीचिंग किए, तो 10 साल हम सपोज फिर टीचिंग छोड़ दिए, ठीक है, मेरा जगह में कोई और टीचर आ गई, तो लेकिन उसके बाद जब 10 साल बाद हम वापस गए अपना पोस्ट पे, तो हम क्या कहलाएंगे, टीचर। टीचर ही कहलाएंगे। उसी तरह रैयत समझ लो, रैयत अगर 3 साल तक काम कर लिया, उसके बाद अगर छोड़ भी दिया है, ठीक है, तो भी अगर उसका कोई अब छोड़ दिया, लैंड भी छोड़ दिया, लेकिन जब वापस उस वो लैंड लिया सेक्शन 71 को बोल करके, मतलब सेक्शन 71 के तहत अपना जो भी क्लेम प्रोड्यूस करके लैंड वापस लिया, तो वापस लेने के बाद भी वो 3 साल तक अगर फिर खेती ना भी करे, हम यहाँ पे ये बात बोला, 3 साल तक अगर खेती ना भी करे तो भी वो रैयत कहलाएगा उसका, और उसका अधिकार होगा 3 साल तक वापस फिर से अगर कोई कब्जा करे तो वापस लेने का, ठीक है। ये है सेक्शन 17। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, नहीं तो फिर ना वो गड़बड़ हो जाता है। एक सेकेंड।
सेव तो हो रहा है आज। अच्छा 1 मिनट, हम भेज दे रहे, नहीं तो ना वो पता नहीं कब गायब हो जाता है। 1 सेकंड रुकना, भेज ही दे रहे इसको। कहाँ चला गया? अच्छा पता नहीं कि जा नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, सेक्शन 17 तक समझ में आ गया। अब हम इसको डिलीट कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं सेक्शन 18। क्या था सेक्शन 18? 19 करवाई थी ना मैम उसके बाद। सेक्शन 18 नहीं करवाए हैं? हुआ करवाए है हैं। मैम। हाँ करवाए हैं। पूजा बोलो। मैम इसमें है कि जो भी धारा 17 में है वो सारे मतलब वो सारी बातें ये मुंडारी खूट कटीदार और खूट कटीदार अधिकार प्राप्त रैयत पर भी लागू होंगी। हाँ ये भुईहरी पे भी, भुईहरी मतलब भुईहरों जो भी भुईहर्स पे भी, एंड मुंडारी खुड कटीदार, ये सब पे लागू होगा। ये जो सेक्शन 17 में बोले हैं, ठीक है। अच्छा इसमें थोड़ा सा हम इसको और इलाबोरेट करें। इसका ए और बी है, ठीक है। इसका ए में क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई भूंयर है, ठीक है, अच्छा जो भूंयर का लैंड होता है उसको क्या बोलते हैं? भूंयर के लैंड को क्या बोलते हैं? ये हम लोग पढ़े हैं, क्या बोलते हैं? पढ़े हैं ना, इसका स्टार्टिंग में ही पढ़ा है। हाँ सना बोलो। खूट कट्टी। नहीं, भूंयर के लैंड को क्या बोलते हैं? हाँ मीरा बोलो। मझियस। हाँ मजियस लैंड, मजियस भूमि, ठीक है, मजियस, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर ए में मजियस लैंड, या उसको बड़ खेता भी बोलते हैं, ठीक है, और बड़ खेता, ठीक है, बड़ खेता, बड़ खेता, ये अगर लैंड है तो कोई भी जैसे कि नोन लैंड है, तो नोन लैंड है तो चलो ठीक है, जो कि इसके अलावा कोई ऐसा लैंड हो कि जो छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट 1869 के तहत रजिस्टर्ड है, ठीक है। मुजियस लैंड तो हमको पता है, और ऐसा लैंड जो छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट, अच्छा हम इसको अच्छे से लिख रहे हैं, छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट 1869 के तहत रजिस्टर्ड है, ऐसा लैंड में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा हम क्लेरिफाई कर रहे हैं। मजियस लैंड जो पता है कि जो ऑलरेडी नोन लैंड है, नोन, ठीक है। एक कोई भूंयर है, उसका वंशज रहा, और कोई ऐसा लैंड जो भूंयर का था, छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट में वो रजिस्टर्ड था। अब क्या हुआ कि वो भूंयर का डेथ हो गया, और उसका जो अननोन जगह में जो उसका लैंड रजिस्टर्ड है, जो नहीं पता है हमको कि कौन सा लैंड है, इसका जो वंशज लोग जो है उसको नहीं पता है कि मेरा यहाँ भी लैंड है, लेकिन वो रजिस्टर्ड था छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट में 1869 कि हाँ ये भूंयर का ये लैंड है। तो
बाद में इसको अगर पता भी चले तो 12 साल तक अगर वो वहां नहीं भी गया है, इसका क्लेम नहीं भी लिया है, तो भी ये भुइयार का परिवार अगर जाए तो ये यहाँ 12 साल के बाद तक भी जाए, मतलब 12 साल हो गया है, तो भी उसको वहां का मतलब समझा जाए कि ये इसका अधिकार है। ठीक है। बी में क्या है, उसी तरह से है। मुंडारी खुटकटीदारी के रूप में अगर मतलब उस फैमिली का लिखा हुआ है, तो 12 साल तक अगर भूमि को धारण नहीं करते हैं तो भी वो उनको समझा जाएगा, यही है मुंडारी। थोड़ा सा डिफरेंस था, हम वो बता दिए, सेम जो भी है, लेकिन इसमें छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट नहीं लिया हुआ। इसमें लिखा हुआ है कि मुंडारी खुटकटीदारी जो भी उनका रजिस्टर्ड है कि मुंडारी खुटकटीदार का कोई अभिलेख है या फिर कहीं पे रिटर्न है कि मुंडारी खुटकटीदार का है, तो ये उसको ले सकेंगे। ठीक है, ये सेक्शन 18 था। अब आते हैं सेक्शन 19। सेक्शन 19 क्या है? सेक्शन 19, हाँ सना बोलो। मैम 19 में यह था कि अगर कोई भी पर्सन है वो सेटल्ड रैयत है गांव का, तो सेक्शन 17 के हिसाब से उसको जो ऑक्यूपेंसी राइट होगा सारे लैंड पर, जिस गांव से वो मतलब उसके गांव में। ऑक्यूपेंसी राइट मिलेगा सेटल रैयत्स को, ये था सेक्शन 19, ऑक्यूपेंसी राइट टू। किसी को डाउट है? हाँ मैम, ये एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, ऑक्यूपेंसी राइट ऑफ सेटल रैयत, इसमें ये बोला है कि कोई भी पर्सन अगर सेटल रैयत कोई गांव का है सेक्शन 17 और 18 के तहत, ठीक है, तो उसको उस गांव में, ठीक है, ऑक्यूपेंसी राइट मिलेगा एज अ रैयत, एज अ रैयत। विद इन दैट विलेज। बोलने का मतलब ये है कि हम क्या बोले, अगर हमको नहीं, ये किसी गांव में था, ये क्या गया, ये इसी के बारे में सोच रहा हूँ, रैयत के बारे में सोचो, तो ये इसका कोई फैमिली गया 12 साल बाद, तो उसके बाद क्या है, सेक्शन 17 और 18 दोनों को ध्यान दो, तो उसको क्या है, वहां पे ऑक्यूपेंसी राइट मिलेगा, मतलब वहां पे वो उसका अधिकार होगा उस गांव में, मतलब उस भूमि पे। ठीक है, अतुफा क्लियर हुआ? मैम मतलब क्या वो उस गांव का रहना चाहिए, मतलब उस गांव का होना नहीं, कहीं जरूरी है? और गांव का भी हो तो भी वो गांव का रैयत कहलाएगा। ठीक है, कि एक गांव ये यहाँ का रैयत है, ऐसे मतलब रैयत है नहीं, ऑक्यूपेंसी मतलब उसको राइट मिलेगा कि हाँ उसको। अच्छा सपोज हम तो यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे टेन्योर मैम होल्डर लेकिन को, ऑक्यूपेंसी राइट तो उसी का गांव में मिलेगा ना, मतलब दूसरा जहाँ पे वो रहता है। नहीं तो किसी और गांव में अगर उसका जमीन हो तो वहां पे भी उसको मिलेगा ना ऑक्यूपेंसी राइट, क्यों नहीं मिलेगा ऑक्यूपेंसी राइट? अगर सपोज मेरा एक गांव में जमीन था जहां हम रह रहे हैं, दूसरा गांव में भी पता चला कि मेरा जमीन है, 12 साल तक हम यहाँ कुछ नहीं किए, फिर उसके बाद आए तो यहाँ पे भी हमको ऑक्यूपेंसी राइट मिलेगा, मतलब ये मेरा अधिकार है ये लैंड पे। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके मैम। हाँ हाँ ठीक यही है। है सेक्शन 19। सेक्शन 20 क्या था? सेक्शन 20 तो बहुत अच्छा समझाए थे, सनी गायब है क्योंकि बोला था आप बहुत अच्छे समझ गए हम, मैम वो आज आप पूछने वाले थे ना। इसलिए गायब है अनिमेश और सनी साहब। तो पढ़ के क्या फायदा, वहां एग्जाम में जब कर ही नहीं पाओगे तो कोई फायदा है हमको इतना पढ़ा करके, इतना सर खपा करके एनटी पढ़ा रहे हैं हम और एक्ट। सर और सर का भी आज टेस्ट है।
तो पढ़ना तो देखो, जिसको एग्जाम तो सबका होगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि इसका होगा उसका नहीं होगा। और यहाँ पे तो सोचो, जस्ट एक चैप्टर हम तुमसे पूछ रहे हैं, वहां पे तो तुम्हारा एक तो कोई सिलेबस नहीं, मतलब सिलेबस है भी तो उसका मतलब उसका कितना कवर कर पाओगे वो भी पता नहीं, और इतना वास्ट पोर्शन है, ऊपर से कहाँ से पूछेगा नहीं पता। ठीक है, साइंस रहा, इकोनॉमिक्स रहा, सबका तो इतना बड़ा बड़ा वो सिलेबस है, करंट अफेयर्स रहा, तो वो तुम बोल ही नहीं, सिलेबस क्या है, सिलेबस कुछ है ही नहीं, मतलब अनलिमिटेड, कहाँ से पूछेगा नहीं पता। तो वैसा केस में जो चीज आ रहा है, जो चीज जिससे पता है कि हमको यहाँ से 12 क्वेश्चन आ रहा है, 6 करके जो भी हो, तो इसको अगर नहीं लर्न कर पाओगे तो ये तो गया ही, कंफर्म है कि ये गया। ठीक है, तो इसीलिए जो जो हाथ में आते जा रहा है उसको पकड़ते जाओ, और वैसे पढ़ के कोई फायदा नहीं कि हमको जब लर्न ही नहीं कर पाए, वहां पे जब परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे तो क्या फायदा ऐसा पढ़ के। अच्छा, सेक्शन 20, तो सेक्शन 20 में दिया हुआ है कि अगर कोई भी मैम अच्छा किए रिवीजन रख लिए, कुछ कुछ जैसे अभी 20 भी है, सब थोड़ा सा डाउट ही है ना, तो क्लियर हाँ, हो जाए। इसमें क्या है, देखो दो चीज है, एक ऐसा इमीडिएट, जैसे अभी कोई लैंडलॉर्ड बना है, ठीक है, लैंडलॉर्ड कोई लैंड का, ठीक है, तो वो क्या है, वो उसको एज अ मतलब होल्डिंग का भी राइट है, और हो सकता है कि मतलब टेन्योर होल्डिंग का, ठीक है, और वो हो सकता है कि कोई सक्सेशन से या फिर कोई पूर्वज से वो जमीन उसका जैसे सक्सेशन से उसको मिल गया हो। ठीक है, सक्सेशन से मतलब कि लैंडलॉर्ड ये बन गया कैसे, ये क्योंकि उसका कोई दूसरा रिलेशन में था और उसका जमीन था, वो उतना दिन टेन्योर होल्डर के रूप में काम कर रहा था, लेकिन उनका डेथ हो गया तो एज अ सक्सेसर इसी को मिल गया। तो अगर ऐसा कोई जमीन मिल जाता है तो इसमें उसका परमानेंट होल्डिंग हो जाता है, परमानेंट होल्डिंग। परमानेंट होल्डिंग का मतलब ये है कि उसके बाद उसका ही खानदान का सारा लोग रहेगा। ठीक है, मतलब सक्सेशन से मिल गया, मतलब कि उसका हो सकता है ना कि जैसा सपोज एक जमीन है और ये एक जमीन है, हम फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। ये एक पर्सन है ए, उस वो होल्डिंग के लिए लिया था, टेन्योर लिया था इस जमीन का। ये सपोज ये क्या हुआ, ये बी, ये दोनों भाई है, ठीक है, भाई, थोड़ा सा रीजनिंग भी पढ़ा दे, भाई है, ठीक है। अब दोनों भाई का, ये इसका जमीन है, ये इसका जमीन है, इसका एक बेटा हुआ सी, इसका बेटा, अब इसको क्या हुआ, इसका मिल गया, ठीक है, या फिर नहीं, ऐसे समझते हैं, ये लैंडलॉर्ड है ए, फिर से हम समझा रहे हैं, लैंडलॉर्ड है ए, ये अपने भाई को होल्डिंग में दिया है एज अ टेनेंट, ये टेनेंट है, भाई भी है टेनेंट भी है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, अच्छा ऐसे समझा के कोशिश करते हैं, सी, तो इसका क्या है, ये इसका लैंडलॉर्ड हुआ, तो इसका जैसे इसका जो कोई भी मेल चाइल्ड नहीं है, ठीक है, और तो ये टेनेंट था, तो ये टेनेंट था, तो ये हो ही सकता ना किसी और को टेनेंसी दे सकता था, ठीक है, मतलब होता है ना, रजिस्टर्ड करवा लिए, लैंडलॉर्ड के पास टेनेंसी दे सकेंगे, लेकिन ये लैंड भी इसके पास चला गया, ठीक है। अब सपोज आते हैं, ये दूसरा कोई लैंड है, ठीक है, ये लैंडलॉर्ड था, ये इसके पास तो मिला, तो ये तो ठीक है, ये इसके पास चला गया, तो ये जो लैंड है इसका परमानेंट सेटलमेंट में है, ठीक है, परमानेंट होल्डिंग मतलब कि ये चाहे तो किसी को दे सकता है, नहीं तो फिर वो नहीं देगा, मतलब ये इसका मर्जी के ऊपर चलेगा। अगर ये लैंडलॉर्ड नहीं है, सपोज टेनेंट है, दोनों ही टेनेंट है, अब दूसरा केस में आते हैं, दोनों ही टेनेंट है, दोनों भाई है, इसका जो बेटा है सी, ठीक है, अब ये दोनों होल्डिंग लिए हुए हैं, तो ये क्या होगा कि ये दोनों टेनेंट है, लेकिन ये इसका जमीन भी इसको ही चला गया, सपोज सक्सेशन से, सपोज इसका सपोज परमानेंट सेटलमेंट में होगा या फिर रिज्यूमेबल में तो नहीं होगा, परमानेंट में ही होगा, परमानेंट सेटलमेंट।
ठीक है, तो ये लैंड अगर इसको चला गया सी को एज अ सक्सेशन या ऑक्यूपेंसी राइट इसके पास है, चले गया, तो ये क्या है, इसको परमानेंट इसको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद इसको एज अ सक्सेशन ये वाला जमीन मिला है। ये है सेक्शन 20। अब हम सिंप्लीफाई करके बोल रहे हैं, सिंप्लीफाई इन द सेंस, अगर कोई भी लैंड एज अ सक्सेशन मिला हो या फिर एज अ टेन्योर होल्डर हमको मिला है, क्योंकि हम, मेरा फादर के बाद मेरे को कुछ राइट मिला है, मतलब ऑक्यूपेंसी का, और एज अ टेन्योर होल्डर सक्सेशन भी मिला है, तो वैसा लैंड मेरा परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। और वो फिर मेरे से दूसरा जो इसका जो लैंडलॉर्ड, अगर किसी और से हम लोग लिए हैं जमीन, तो ये लैंडलॉर्ड इसको ले नहीं पाएगा। ठीक है, मतलब ले नहीं पाएगा, मतलब कि मेरे बाद मेरा खानदान चलता रहेगा। ले पाएगा कि वो अलग बात है, लेकिन वो मेरा खानदान चलता रहेगा। बात क्लियर हुआ या डाउट है? मैम ऐसा है ना कि मतलब अपने मेरे को मेरे पापा से मिला है और फिर मेरा चाचा का डेथ कर गया, हाँ हाँ हाँ। उसका भी हम खेती कर रहे हैं, लेकिन उसका भी फिर हमको मिल जाएगा, यही है ना? हम्म। ठीक है, अगर नहीं खेती नहीं भी कर रहे हैं, तो उनका डेथ के बाद उनका कोई जैसे है नहीं, हमको एज अ सक्सेशन, हम उन्हीं, उनके खानदान में हम ही एक वारिस है, दोनों एक साथ है, और या फिर एक साथ नहीं है, तो हम ही को एज अ सक्सेशन मिल गया है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो लैंड मिल गया वो एज अ परमानेंट होल्डिंग हम रख सकेंगे, परमानेंट टेन्योर होल्डर। अच्छा, इसको हम कोशिश करेंगे दूसरा एग्जाम्पल समझाने का, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 21। सेक्शन 21 क्या था? हाँ मीरा बोलो। हाँ मैम, भूमि उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत का अधिकार, मतलब उस पर वो बहुत कुछ कर सकता है, ईंट खपरा क्या क्या वो सब बना सकता है, और बहुत सारा कुटीर मतलब उद्योग है। राइट्स ऑफ ऑक्यूपेंसी जो मिला है, राइट्स ऑफ ऑक्यूपेंसी, तो ये जब ऑक्यूपेंसी राइट किसी को मिल जाता है, तो रैयत अपना जो लैंड पे वो कुछ भी वहां के जो भी, जैसे कि अगर टेनेंसी मिला है, मतलब राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, तो रैयत वहां पे क्या करेगा, वो किसी भी मैनर में ऑथराइज्ड लोकल कस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, ऑथराइज्ड उस वहां का कस्टम जो चलता हो, लोकल कस्टम के अगेंस्ट में हम लोग नहीं कर सकते हैं, याद है ना? जो कस्टम चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ईंट बनवा सकते हैं, खपड़ैल बना सकते हैं, फिर ड्रिंकिंग वाटर के लिए कर सकते हैं, या कोई भी डैम्स का कंस्ट्रक्शन, या बिल्डिंग या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं वहां, बिल्डिंग, डैम्स फॉर वाटर सप्लाई, जो भी हो, ये सारा कुछ। ठीक है, ये 21 के तहत है। सेक्शन 22 क्या है? हाँ मीरा बोलो, सॉरी पूजा बोलो। मैम इसमें है कि कोई भी रैयत को तब तक उसके द्वारा धारित भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा जब तक वो उस क्षेत्र को की परंपरा को नुकसान ना पहुंचाया हो। हाँ, कोई भी ऑक्यूपेंसी रैयत को वो तब तक नहीं तब तक, और या तो कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस ना है, स्पेसिफाइड कंडीशन ना है, तो ऑक्यूपेंसी रैयत को हटा नहीं पाएंगे, कैन नॉट बी इजेक्टेड। ठीक है, अगर वो वहां का कस्टम का भी कुछ नहीं कर रहा है, तो वहां से उसको हटा नहीं पाएंगे। इफ ही इज नॉट वायलेटिंग द कस्टम, द कस्टम ऑफ द विलेज। ठीक है,
और स्पेसिफाइड कंडीशन। स्पेसिफाइड कंडीशन का मतलब यहाँ पे क्या है बताओ तो? एक्सेप्ट स्पेसिफाइड कंडीशन। हाँ पूजा। वही ना, जो उनकी परंपरा के विरुद्ध अगर कोई काम हो। नहीं, बोल रहे हैं कि एविक्शन नहीं करवा सकते हैं। अगर वो परंपरा के विरुद्ध काम नहीं कर रहा है, सब कुछ ठीक ठाक कर रहा है, तो उसको हम ऑक्यूपेंसी रैयत को वहां से नहीं हटा पाएंगे। मतलब वो अगर करेगा तो हटा सकते हैं ना, मतलब ऐसा कोई काम। हाँ, लेकिन नहीं करेगा फिर भी स्पेसिफाइड कंडीशन में हटा पाएंगे, बोल रहा है ये। तो स्पेसिफाइड कंडीशन यहाँ पे क्या है? बोल रहा है कि मतलब वो जो परमानेंट मैम कुछ कंस्ट्रक्शन अगर हो गया है तो नहीं, वो था ना कंडीशन। अगर मतलब ऐसा ऐसा कोई काम करे जिससे भूमि का जो गुणवत्ता है वो खराब हो। हाँ ये एक है। और एक क्या है स्पेसिफाइड कंडीशन? जैसे कि लैंडलॉर्ड जो है वो डिसाइड किया कि इसको हम चैरिटी में दे देंगे, रिलीजियस जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए दे देंगे, तो वो लैंड दे पाएगा, याद है ना स्पेसिफाइड कंडीशन। तो कंडीशन का मतलब यही है कि अगर वो चैरिटी में दे रहा है या फिर रिलीजियस पर्पस के लिए अपना दान दे रहा है, तो वो ऑक्यूपेंसी रैयत को कुछ अलग लैंड दे देगा या कुछ उसको दे करके, और फिर उसके बाद वो दे पाएगा। तो इसका मतलब यही है स्पेसिफाइड कंडीशन, मतलब कि या तो भूमि का जो डिटोरिएट कर रहा हो तो, और फिर उसके बाद बाकी। अच्छा आगे, सेक्शन 22 हो गया। सेक्शन 23 में क्या है? ये तो बहुत इजी है सेक्शन 23। हाँ सना बोलो। मैम इसमें था ना कि कोई भी ऑक्यूपेंसी होल्डिंग अगर ट्रांसफर करना है, अगर किसी भी रूप में, जैसे कि सेल करना है, बेचना है, गिफ्ट करना है, या फिर उसको अपने विल में लिख के किसी को देना है, तो मतलब वो जो है ना लैंडलॉर्ड का ऑफिस में रजिस्टर्ड रहना चाहिए ये चीज। हाँ ये एकदम एग्जैक्टली सेम बात हुआ। ठीक है, occupancy must be registered to landlord, to landlord। ठीक है, सेक्शन 24 क्या है? सेक्शन 24 से 36 हमने इस साथ एक साथ पढ़ाए थे, है ना? हाँ मीरा बोलो। इसमें था कि लगान का निर्धारण और इसमें जो भी परिवर्तन करना है, घटाना बढ़ाना, ये सब में उपायुक्त का अधिकार के बारे में सब में दिया हुआ है सब। हाँ, डेप्यूटी कमिश्नर का क्या अधिकार है, कैसे बढ़ा सकता है, कैसे घटा सकता है, या फिर मतलब जो भी लैंड से रिलेटेड से लेके होल्डिंग से रिलेटेड लेकर के कितना रेंट देना चाहिए, रेंट किस लैंड का कितना रेंट होगा, तो ये सारा कुछ डीसी डिसाइड करेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट होल्डिंग्स ईटीसी, हम ऐसे शॉर्टकट में लिख दिए। अब आते हैं, अब हमारा है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में क्या है? हाँ अतुफा बोलो, अतुफा से बहुत देर से नहीं पूछे हैं। इसमें रैयत के बारे में है जिनके पास खूट कटीदार राइट्स है। चैप्टर 5 में है रैयत हैविंग खुद कट्टी राइट्स। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है ये? एक ही सेक्शन में 37। क्या है उसमें 37 में? हाँ पूजा बोलो। इसमें है कि अगर इस अधिनियम के 20 साल के पहले अगर मतलब अगर उसको भूमि मिला है तो उसका उसमें लगान की वृद्धि नहीं की जा सकती है, और अगर अगर की भी जाएगी तो आधे से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, एग्जैक्टली पहला में दिया है कि 20 साल से पहले, अगर 20 ईयर्स पहले, अगर इस एक्ट के 20 ईयर्स पहले अगर ये लैंड दिया गया है तो एनहांस नहीं होगा, नो एनहांसमेंट ऑफ रेंट।
ठीक है। और अगर रेंट का एनहांसमेंट होगा भी, रेंट विल एनहांस्ड, तो एनहांस्ड होगा, आरओ करेगा, तो कितना से ज्यादा नहीं कर देगा, नॉट मोर देन half of rent he is paying, he is presently paying। ठीक है, जो अभी वो दे रहा है उसका आधा और बढ़ा सकता है। अच्छा, चैप्टर 6 में क्या है? हाँ सना बोलो। मैम इसमें 38 से 42 सेक्शंस है और इसमें नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत के बारे में। नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत। हाँ मीरा, 38 बताओ। मैम इसमें था कि भूस्वामी और नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत के बीच जो लगान का दर तय करने के लिए, मतलब वो दोनों के बीच जो करार होगा उसके आधार पर किया जाएगा। हाँ, मतलब एग्रीमेंट ऑफ रेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट बना करके ही रेंट डिसाइड होगा दोनों के बीच में, रैयत के बीच में और लैंडलॉर्ड के बीच में, रैयत एंड लैंडलॉर्ड। ठीक है। अब सेक्शन 39 क्या है पूजा? लगान लेने का तरीका है। मतलब उसी वे में देना है जैसे वो बोला, एप्लीकेबल है। ठीक है, वे ऑफ पेमेंट। 40 में क्या है? सेक्शन 40। हाँ मीरा। मैम ये जो लगान में वृद्धि होगा वो एग्रीमेंट जैसा होगा उसके थ्रू होगा, या फिर सेक्शन 42 में जो उसके तहत जो एग्रीमेंट होगा उसके तहत होगा? ठीक है, या तो एग्रीमेंट में दिया है तो फिर एनहांसमेंट हो पाएगा, एनहांसमेंट अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, कि कितना हर साल बढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। और अगर नहीं तो फिर सेक्शन 42 और सेक्शन 42। अब 41 कौन बता रहे हैं? सेक्शन 41। हाँ पूजा बोलो। मैम इसमें बेदखली के बारे में है, अनधिभोगी रैयत का बेदखली के बारे में, कि अगर 2 कृषि वर्ष की समाप्ति के बाद और 90 दिनों के भीतर तक अगर 2 साल का अगर लगान नहीं दिया है तो उसको बेदखल किया जा सकता है। और फिर अगर भूमि का उपयोग अनुपयुक्त तरीके से किया है, जिससे भूमि की गुणवत्ता में कमी आई, तो भी उसको बेदखल किया जा सकता है। अगर कोई ऐसी बात है जो एग्रीमेंट में नहीं है तो उसके थ्रू भी कर सकते बेदखल। और टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो नहीं है, या फिर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन हुआ है, फेलियर ऑफ डेट ऑफ रेंट, मतलब फेलियर ऑफ रेंट। दूसरा बोले कि जो डिटोरिएशन अगर ऑफ लैंड, हाँ डिटोरिएशन डिटोरिएशन ऑफ लैंड वैल्यू, मतलब कुछ का और ऐसा कंस्ट्रक्शन कर दिया कि लैंड वैल्यू ही खराब हो गया, मतलब उसका कम हो गया। थर्ड में क्या और है? फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड में है कि अगर वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब उल्लंघन करता है, कॉन्ट्रैक्ट का कोई नियम का उल्लंघन करता है। ठीक है, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच्ड, तो फिर उसको हटा सकता है। और फिर फोर्थ, ये था अगर उचित लगान देने में सहमति नहीं दे रहा हो तो भी उसको हटा सकते हैं। ऑफ टर्म, जितना दिन के लिए। एक्सपायरी अगर हो गया हो तो ना मैम, हाँ टर्म एक्सपायर हो गया। एक्सपायरी, हाँ एक्सपायरी ऑफ टर्म, जैसे 5 साल के लिए हो गया तो 5 साल बाद वो हटा सकता है उसको, नॉन ऑक्यूपेंसी है। ठीक है। अच्छा, और उसका है रिफ्यूजल ऑफ फेयर रेंट, रिफ्यूजल टू पे फेयर रेंट। ठीक है, ये 5 कंडीशंस में वो हटा सकता है नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत। अच्छा, यहाँ पे एक हम क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, अगर ऑक्यूपेंसी रैयत होता तो ऑक्यूपेंसी रैयत को एक्सपायरी ऑफ टर्म के बाद वो हटा सकता था क्या? नहीं, वो तो उसका
तो कोई टर्म तो नहीं रहती है। हाँ, वो उसी का उसको नहीं हटा सकता है, वो उसी का ऑक्यूपेंसी में रहेगा। लास्ट तो शायद सेव हो रहा है, बस भेजने टाइम रह जाए। ओके, अब आते हैं, हम लोग बात कर लिए सेक्शन 41 तक। सेक्शन 42 क्या है सना? मैम अगर बढ़ाने का हो रेंट तो तभी बढ़ाया जा सकता है जब लैंडलॉर्ड जो है वो डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन लिख कर दे। हाँ, इसमें जो बात है, ये अगर वो फेयर इक्विटेबल रेंट जो भी हो नहीं है, और फिर उसके बाद एप्लीकेशन दिया जा सकता है। नहीं, इसमें दो बात है। नहीं, इसमें तो ये है ना कि अगर लैंड बढ़ाने का नहीं है, इसमें ये है कि अगर कोई पार्टी बोले कि हम फेयर और ये नहीं दे रहे, सपोज कि हम 3 साल के लिए लिए हैं, मतलब 3 साल के लिए, सॉरी 5 साल के लिए हम किसी को लैंड दिए हैं, और 3 साल तक वो ठीक लैंड का वो रेंट दिया, और फिर वापस 3 साल के बाद वो फेयर रेंट नहीं दे रहा है, कम कर दिया, तो हम क्या करेंगे, हम एप्लीकेशन देंगे डिप्टी कमिश्नर को कि एग्रीमेंट को कैंसिल कर दो, कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, क्योंकि ये नहीं दे रहा है। कैन अप्लाई टू डिप्टी कमिश्नर। लगता है हम गलत लिख लिए होंगे मैम। हाँ, ये है कि अगर वो फेयर रेंट नहीं दे रहा है तो फिर हम डिप्टी कमिश्नर को बोलेंगे कि मेरा एग्रीमेंट को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, और ये दोनों पार्टी को डिप्टी कमिश्नर सुनने के बाद वो डिसाइड करेगा कि उसको निकालना है या नहीं निकालना है। मतलब ये कैंसिलेशन के लिए ना, अगर कैंसिलेशन के लिए उसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, ये था सेक्शन 42। तुम कहाँ से लिख ली? बाकी लोग का भी कुछ और ही लिखा हुआ है क्या, या सिर्फ सना का लिखा नहीं, हुआ है? हम तो वही कंफ्यूज थे, सना बोली तो वही है ना इसमें, मतलब अब लिखे हैं वही। यही है ना जो अभी हम बोले? हाँ मैम। हाँ, सना तुम कहीं से गलत लिख ली हो, ये ठीक कर लो। ये है कैंसलेशन ऑफ एग्रीमेंट। अगर वो पेरेंट नहीं दे रहा है तो वो जो लैंडलॉर्ड है, वो क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा डिप्टी कमिश्नर को, एग्रीमेंट रहते हुए। जैसे हो गया ना कि 5 साल के लिए हम एग्रीमेंट है, 5 साल के पहले तो हम निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन हम फिर वो जो मेरा टेनेंट जो नॉन ऑक्यूपेंट रैयत है, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत है, वो क्या कर रहा है कि 3 साल के बाद हमको फेयर रेंट दे ही नहीं रहा है, देना है उसको 10,000 5,000 दे के ही छोड़ दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम डिप्टी कमिश्नर के पास जाएंगे और उसको एप्लीकेशन लिख के देंगे कि देखिए इतना रेंट होता है, सबको इतना रेंट दे रहा है, मेरा जो रैयत है वो एग्रीमेंट क्योंकि 5 साल का है इसीलिए हम उसको नहीं निकाल सकते, ऐसा ये करके, और वो मेरे को फेयर रेंट नहीं दे रहा है। तो दोनों का पक्ष का बात सुनेगा वो डिप्टी कमिश्नर, और फिर डिसाइड करेगा, और फिर उसके बाद या तो उसको हटा देगा, या तो फिर मतलब जो भी हो सेटलमेंट करके वो छोड़ देगा कि हाँ दे दो, या फिर कुछ भी, मतलब दोनों का वो कर लेगा। अब आते हैं चैप्टर 7। चैप्टर 7 में क्या है? हाँ मीरा। हाँ मैम, इसमें चैप्टर 4 तथा चैप्टर 6 से मतलब छूट प्राप्त भूमि हाँ, है। लैंड्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम चैप्टर 4 एंड 6। तो वैसे कौन कौन सा लैंड है इसमें, कितने सेक्शन है? एक ही है। सेक्शन 43। तो इसमें क्या लिखा हुआ है सेक्शन 43 में? इसमें मतलब बहुत सारा जो भूमि है, जैसे रेलवे के थ्रू सरकार के द्वारा मतलब अधिक। बहुत सारा क्या क्या है? अगर कोई ऐसा लैंड है जो रेलवे के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है, रेलवे या मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट फॉर कंटोनमेंट एरिया, ठीक है, ये भी तो होता है ना, कंटोनमेंट एरिया के लिए भी गवर्नमेंट लेती है लैंड, या फिर यूज ऑफ रोड, ऐसा कंटोनमेंट एरिया को रोड के लिए, फिर कैनल के लिए, फिर एम्बैंकमेंट ऑफ डैम,
मतलब डैम का घेराव मतलब ये बनाने के लिए, और डैम अगर, और लैंडलॉर्ड का प्रिविलेज लैंड, लैंडलॉर्ड्स प्रिविलेज लैंड, ठीक है। ऐसे ऑफिसर को दे दिया जाए कि जो मतलब एक साल से ज्यादा नहीं, फॉर एक्सीडिंग 1 ईयर, और ओरल जो भी हो, तो ये ऐसा लैंड जो ऑफिसर को दे दिया गया या फिर कैनल के लिए, ये सब में क्या होगा, नो रेंट, कोई रेंट नहीं दिया जाएगा, कोई रेंट एप्लीकेबल ही नहीं होगा, नो रेंट एप्लीकेबल, ठीक है। ये है सेक्शन 43, मतलब 4 और 6 से छूट दे दिया गया है लैंड को, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 में क्या है? हाँ सना। मैम उसमें लीज और ट्रांसफर के बारे में था, होल्डिंग का टेन्योर। ट्रांसफर्स ऑफ होल्डिंग्स एंड टेन्योर्स, ट्रांसफर्स ऑफ होल्डिंग्स एंड टेन्योर्स, ठीक है। ये है सेक्शन 44 से लेकर के 51 तक, ठीक है। अब ये इसमें क्या दिया हुआ है, सेक्शन 44 में क्या दिया हुआ है? हाँ मीरा बोलो। हाँ, प्रत्येक रैयत को अपना भूस्वामी से पट्टा प्राप्त करने का अधिकार होगा। बस हमको उतना ही याद है, और भी बहुत कुछ था उसमें। मतलब मतलब सारे रैयत को अपना लैंडलॉर्ड से कितना, मतलब सारा पर्टिकुलर्स, मतलब वो डॉक्यूमेंट लेने का अधिकार होगा जिसको पट्टा बोलते हैं। तो उसमें क्या होगा, कितना बाउंड्री आप मेरे को दे रहे हैं, मतलब होल्डिंग में ईयरली रेंट कितना देना होगा, इंस्टॉलमेंट्स किस तरह से दिए देने होंगे, रेंट किस तरह, मतलब किस रूप में रेंट लीजिएगा, मनी में रेंट लीजिएगा या काइंड में रेंट लीजिएगा, मतलब कि अनाज लीजिएगा, और कितना प्रोपोर्शन आपको, मतलब प्रोड्यूस का कितना प्रोपोर्शन या देना है, इस तरह का जो भी कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन ऑफ लीज, ये सारा कुछ मतलब लेने का अधिकार है कि ये रैयत लैंडलॉर्ड से बोलेगा कि सारा कुछ मेरे को लिखित में दीजिए। रैयत विल आस्क फॉर, ऐसे हम आस्क फॉर रिटन डॉक्यूमेंट, जिसको बोलेंगे पट्टा, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑफ हिज लीज फ्रॉम लैंडलॉर्ड, ठीक है। हम बता दिए क्या क्या है इसमें, किस तरह से देना है, कितना देना है, ईयरली कितना होगा, या प्रोड्यूस का कितना परसेंटेज लेंगे, सारा कुछ इसमें होगा अगर जैसा भी कंडीशन हो। सेक्शन 45 क्या है, इसको बोलते हैं या तो, इसको पट्टा बोलते हैं हिंदी में, और इसको या तो बोलते हैं क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भी तो पट्टा ही बोलते हैं शायद। लीज बोलते हैं शायद। हाँ, पट्टा या लीज, ऐसे जो भी हो, ठीक है। हाँ, सेक्शन 45 में क्या है? हाँ पूजा बोलो। मैम इसमें है कि वो जो रैयत है वो भी मतलब कबूलियत देगा हाँ, भूस्वामी को। विल आस्क फॉर काउंटर पार्ट डॉक्यूमेंट, मतलब इसका जो काउंटर पार्ट होगा, डॉक्यूमेंट ऑफ लीज फ्रॉम रैयत, फ्रॉम रैयत, ठीक है। इसको बोलेंगे कबूलियत, जो हम लोग शेरशाह में पढ़े हैं, कबूलियत, ठीक है। ये है सेक्शन 45। अच्छा, सेक्शन 46 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 46 कौन बोल रहा है? अतुफा, सेक्शन 46। रैयत अपना टेन्योर जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है, मतलब 5 साल से ज्यादा के लिए,
और तभी ट्रांसफर कर सकता है अगर वो भुगत बंद मॉर्गेज के अंदर आता हो तो। ऐसे ही कुछ था। सेक्शन 46 बहुत लंबा है, तो ट्रांसफर नहीं कर सकता है। रैयत अपना राइट को, राइट ऑफ होल्डिंग ट्रांसफर नहीं करता रैयत। अच्छा, ये अच्छे से लिखे। restrictions on transfer of his rights by रैयत। ठीक है, तो सेक्शन 46 में 1 क्या दिया हुआ है? 1 में को कोई बताओ। हाँ मीरा बोलो। अगर ऑक्यूपेंसी रैयत मतलब अपना भूमि को किसी को दान में, विक्रय में हम्म इस तरह से ट्रांसफर करना चाहे तो उसमें जो रहेगा एसटी को ही मतलब उपायुक्त की पूर्व अनुमति से अपना थाना के अंदर में कर सकता है। सारा कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, थोड़ा रुकिए, सजाने में थोड़ा गड़बड़। इसीलिए इसको लाइन बाय लाइन याद करोगे। 1 में क्या दिया हुआ है? कोई भी रैयत, ठीक है, कोई भी रैयत कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता अपना राइट को, चाहे वो मॉर्गेज के थ्रू हो, लीज के थ्रू हो, 5 साल से ज्यादा तक। पहला बात, 5 साल से ज्यादा तक नहीं कर सकता है। गिफ्ट, सेल, अदर कॉन्ट्रैक्ट, जो भी एग्रीमेंट है वो वैलिड नहीं होगा 5 साल से ज्यादा, जो भी। अब क्या होता है, मतलब सेल वो सब तो होगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा, ये तो बोल चुकी थी ना वो हाँ अब्दुल्फा। नहीं, यही पूछ रहे थे हम, 1 का यही पूछ रहे थे एक्चुअली। हम सजा के ही पूछना चाह रहे थे, वो बहुत बंद वाला। मैम ये वन है, हमको लगा वो पूरा ऐसे ही है। भुगुत बंद में कर सकता है। हाँ नहीं, ये 1 का है, 1 का फिर ABCD है। तो 1 का हम बोले रैयत कर सकता है, 5 साल से ज्यादा नहीं कर सकता है। ठीक है, भुगुत बंद में कर सकता है 7 साल से कम, लेस देन 7 years, लेस देन 7 years। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ। अब पहला पॉइंट का अब ए है, तो ए क्या है? ए किसके बारे में है? जो शेड्यूल्ड ट्राइब है वो सारा सैंक्शन जो है, ठीक है, प्रीवियस सैंक्शन ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर, ठीक है, अपना होल्डिंग या पोर्शन ऑफ होल्डिंग या एक्सचेंज, गिफ्ट अनदर पर्सन कर सकता है। किसको कर सकता है? जो शेड्यूल ट्राइब का हो। ठीक है, और वो लोकल लिमिट में होना चाहिए। लोकल लिमिट में, लोकल लिमिट का मतलब क्या हो गया? लोकल लिमिट एरिया में होना चाहिए। एसटी, अच्छा दूसरा एसटी को कर सकता है, मतलब एसटी ए है तो बी भी एसटी होना चाहिए, लेकिन वो एसटी कहाँ पे रहना चाहिए? उसी लोकल लिमिट एरिया में जो सेम पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता हो, सेम पुलिस स्टेशन। ठीक है, एकदम शॉर्ट शॉर्ट लिखे हैं। यस मैम। बी क्या है? बी है इसी तरह का एससी और ओबीसी के लिए। कोई कंप्लीट करो, क्या है? हाँ अतुफा बोलो। एससी और ओबीसी जो है वो एससी और ओबीसी को ही ट्रांसफर कर सकते हैं लैंड, वही प्रायर परमिशन विद द प्रायर परमिशन ऑफ डीसी। हम्म, ठीक है, प्रीवियस सैंक्शन लेना है, प्रीवियस परमिशन लेना है, प्रीवियस सैंक्शन डीसी से। और क्या इंपॉर्टेंट बात है? एससी और ओबीसी होना चाहिए। कहाँ का होना चाहिए? सेम एरिया का, सेम एरिया। सेम डिस्ट्रिक्ट। आकांक्षा? सेम थाना होना चाहिए। नहीं, विद इन लोकल लिमिट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, लोकल लिमिट्स ऑफ सेम डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, सेम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब आते हैं सी में, क्या है? सी तो बहुत अच्छा से बताए थे।
किसी को याद नहीं है? ठीक है, हम बोल रहे हैं मैम 46। आधा ठीक है, आधा अधूरा ही इसमें बोला। इसमें था कि ऑक्यूपेंसी जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है, ऑक्यूपेंसी राइट, जैसे अगर सोसाइटी और बैंक में रजिस्टर्ड हो, और मतलब ये चीज अगर रजिस्टर्ड हो बिहार और उड़ीसा का एक्ट में 1935। बोल रहे हैं हाँ ठीक ही है। ऑक्यूपेंसी जो रैयत है वो अपना राइट को ट्रांसफर कर सकता है। ऑक्यूपेंसी रैयत में ट्रांसफर इट्स राइट। कब कर सकता है इट्स राइट? किसको? एक सोसाइटी को या बैंक को? सोसाइटी और बैंक, टू सोसाइटी और बैंक। किस कंडीशन में? ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। किसमें? मस्ट बी रजिस्टर्ड। बिहार उड़ीसा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1935 है उसके तहत मस्ट बी रजिस्टर्ड टू बिहार उड़ीसा एक्ट 1935। एक्ट 1935, ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ है? ये ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और क्या हो सकता है? ये यहाँ इसमें 51% स्टेक या तो स्टेट गवर्नमेंट का हो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या कंबाइंड हो। और जिसको जैसे सोसाइटी अगर है तो वो यहाँ के एग्रीकल्चर पर्पस के लोन देने के लिए वो सेटल किया गया हो, ठीक है। 51% स्टेक होना चाहिए और ये लोन देने के लिए यहाँ पे उसको बनाया गया, लोन फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। बात समझ में आया? यस मैम। अच्छा, अब आते हैं सेक्शन 1 एबीसी हो गया। डी में क्या है? डी यहीं पे मैम डी में था कि कोई किसी भी पर्सन को अपना ऑक्यूपेंसी जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। ये अदर्स एनी के लिए अदर था, मतलब ये SC/ST अदर्स के लिए है, ठीक है। वो अपना ऑक्यूपेंसी जो भी रैयत है वो ट्रांसफर कर पाएगा, ठीक है, किसी भी अदर को। अच्छा, ये अदर्स के लिए, अदर्स में ट्रांसफर। अच्छा, और अब अदर्स में कोई भी कास्ट का होना जरूरी नहीं है ना मैम, किसी को भी कर। हाँ, जो SC/ST OBC नहीं है वो किसी को भी कर सकेगा। अच्छा, अब आते हैं 2 में क्या था? 46 का 2। बोलो। हाँ मीरा बोलो। मैम इसमें था ना कि अगर सब सेक्शन 1 के तहत जो भी ट्रांसफर होंगे वो भूस्वामी पर भी हाँ, कार्य होंगे। बाइंडिंग होंगे, ठीक है। रैयत ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 तो शैल बी बाइंडिंग ऑन लैंडलॉर्ड्स, मतलब उसको मानना पड़ेगा, बाइंडिंग ऑन लैंडलॉर्ड्स। अच्छा, ये बताओ 3 में क्या दिया हुआ है? हाँ पूजा बोलो। इसमें है कि अगर कोई भी ट्रांसफर अगर ये सब सेक्शन 1 का अगर उल्लंघन कर रहा हो तो फिर ये मान्य नहीं होगा। और इसमें कुछ ऐड करना है मीरा? हाँ मैम, ये जो एक पक्षकार वो रहेगा, DC रहेगा। हाँ, कंट्रावेंशन ऑफ सबसेक्शन 1 के में अगर ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, तो इसमें DC शैल बी वन पार्टी,
मतलब इसमें केस होगा और डीसी उसका एक पार्टी बनेगा, ठीक है। अब आते हैं 4 में क्या दिया हुआ है? कोई नहीं, हाँ मीरा बोलो। इसमें मतलब अगर गलती से हो गया है ना ट्रांसफर, तो शायद समय मिलता है 3 साल का कि फिर से उसको वापस कब्जे को ले सकते हैं हाँ, उपायुक्त 3 साल पर। के विदिन 3 इयर्स, एक्सपायरेशन ऑफ विदिन 3 इयर्स जो रैयत है वो क्लॉज है, ठीक है। तो क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 1 का ए के तहत, सब सेक्शन 1 है ना, SC ST और जो भी राइट अगर होल्डिंग है तो वो डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन देगा और रैयत वैसा पोजीशन को वापस ले पाएगा, ठीक है। हम बहुत क्रिप्टिक लिखे हैं। अब इसमें ABC है, हमको ये जानना है ABC क्या है। ए क्या है? हाँ मीरा बोलो। तो उपायुक्त उसमें तभी देखेगा अगर वो जो आवेदन है 12 साल के अंदर में ही किया गया हो। हाँ, नहीं, द डेप्यूटी कमिश्नर में ऑफ हिज ओन मोशन, वो अपने से भी चाहे तो वो कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, और आवेदन देने का हाँ, जरूरत नहीं है। आवेदन का भी जरूरत है, ऑफ हिज ओन मोशन और एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय हिम बाय द ऑक्यूपेंसी रैयत। मतलब या तो अपने से उसको पता चल गया कि अरे ये तो गलत ट्रांसफर हो गया है, हम इसमें साइन किए लेकिन ये गलत ट्रांसफर हो गया, तो अपने से भी प्लस एप्लीकेशन से भी वो चाहे तो 12 साल के अंदर जो भी, अगर सब सेक्शन 1 का ए है जो उसके अकॉर्डिंगली अगर कॉन्ट्रावेंशन से अगर ट्रांसफर हुआ है तो उसका इंक्वायरी करवाएगा और फिर उसके बाद डिप्टी कमिश्नर उसका जो होल्डिंग है वो उसको वापस दिलवाएगा, ठीक है। जो भी सेक्शन 1A होगा, 1B होगा, जो भी। अच्छा, बी में क्या दिया हुआ है? हाँ सना बोलो। मैम इसमें था कि रैयत के पास, रैयत अगर कोई भी फॉल्स एप्लीकेशन ये करता है, फाइल करता है उसका कॉन्ट्रवेंशन में, सब सेक्शन 1 का कॉन्ट्रवेंशन में अगर कोई फॉल्स एप्लीकेशन वो ये करता है, तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो होगा उसको रिजेक्ट कर सकता है वो एप्लीकेशन को, और और वो उसको बोल सकता है कि आप ट्रांसफरी को जो है वो पे कीजिए। हाँ, हुआ क्या है, ट्रांसफरर A B को ट्रांसफर किया था, फिर A B को ट्रांसफर किया था लेकिन फॉल्स एप्लीकेशन दे दिया कि नहीं ये SC ST नहीं है, चाहे कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 1A और B C जो भी B है। तो ये क्या करेगा, बी क्योंकि ट्रांसफरी है, जिसको गया है ट्रांसफरी, और ये डीसी को पता चला कि मतलब डीसी इंक्वायरी क्या पता चला कि नहीं ये झूठा आरोप लगा रहा है इस पे, तो ये ट्रांसफरर को बोलेगा ट्रांसफरी को पैसा दो, उसका कंपनसेशन, ठीक है। सी में क्या दिया हुआ है? हाँ मीरा बोलो। इसमें था ना मैम, अगर A B को ये जमीन दे देता है और वो बिल्डिंग बना लेता है, हम्म। तो फिर अगर ए मतलब पैसा वापसी के मामले में अगर ए पैसा लेने से इनकार कर देता है, तो फिर बी को 2 साल के अंदर में बिल्डिंग तोड़ देना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट बात है। ए और बी का हुआ तो ए, ये हम ऐसे ही याद किए फिगर से। हाँ, ए और बी को देता है तो पहला केस है जो कि ये इसको बोलेगा 2 साल का टाइम दे रहे हैं, बी कंस्ट्रक्शन कर दिया है, तो बी क्या करेगा, इसको 2 साल के अंदर इसको तोड़ने का आदेश दिया जाएगा। दूसरा केस, अगर ये टेन्योर्स एक्ट 19 सॉरी छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट 1869 के तहत है ना, उससे पहले का है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, सॉरी टेन्योर्स एक्ट
ये भी था ना इसमें, दो बात था, टेन्योर्स एक्ट 1869 का है, इसके तहत रजिस्टर्ड है। तो उसमें क्या करेगा, जो ट्रांसफर हो गया है तो वो बोलेगा कि ऑल्टरनेटिव होल्डिंग दे दो, ऐसा जमीन है तो ऐसा ही जमीन कहीं और लाके दो, या फिर उसका ही वैल्यू का इक्विवेलेंट वैल्यू का एडिक्वेट कंपनसेशन दो, कि तुम कंस्ट्रक्शन कर लिया है, इसका कंपनसेशन दो तोड़वाने के लिए या जो भी करने के लिए। डेप्यूटी कमिश्नर मतलब रिहैबिलिटेशन करेगा ट्रांसफरर का, मतलब रिहैबिलिटेशन का मतलब है कि उसका जमीन जैसा था वैसा करवा के दे। हो गया, बात समझ में आया? अच्छा, अब आ गए 5 में क्या है? क्या है 5 में? 5 याद नहीं है, आप ही बताओ। अच्छा, कोई भी इस सेक्शन का कोई भी अच्छा, कोई भी ऐसा ट्रांसफर जो 1 जनवरी 1903, ठीक है, से पहले, ठीक है, इससे पहले, मैम इसमें यही था ना कि इसमें कोई भी एक्ट अप्लाई नहीं होगा ये वाला, अगर हाँ, 1903 1 से जनवरी पहले हुआ है। 1903 से पहले अगर कोई रैयत अपना राइट को ट्रांसफर कर दिया है तो ये एक्ट का जो भी है ये इसमें अप्लाई नहीं होगा, नॉट अप्लाई, ठीक है, अगर और ट्रांसफर। एक और था वो मानदेय के लिए हाँ, था। ये है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर डिवीजन के लिए, ठीक है, ये पूरा छोटा नागपुर। अच्छा, फिर से हम एक्सप्लेन करें, छोटा नागपुर डिवीजन में एक्सेप्ट मानभूम, ठीक है, एक्सेप्ट मानभूम एरिया, बोला ये गया कि छोटा नागपुर डिवीजन में अगर 1 जनवरी 1903 से पहले कोई ट्रांसफर हो गया है तो इस एक्ट का कोई भी प्रोविजन उस पर लागू नहीं होगा, ठीक है। अब अगर 1 जनवरी 1909 से पहले अगर मानभूम एरिया में कोई ट्रांसफर हो गया है, मानभूम एरिया में, तो इस एक्ट का कोई भी प्रोविजन उस पर लागू नहीं होगा। मीरा, क्लियर हुआ? हाँ मैम, याद आ गया हमको। आज तो हम लोग नहीं कर पाए पूरा, सोचे थे पूरा कर पाएंगे। वैसे भी हम भी कहाँ 47 तक ही पढ़ पाए थे अच्छे से। तो 46 तक हम किए, लेकिन हमको रिवाइज करना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये रिवाइज नहीं करेंगे ना तो ये हम लोग कुछ भी बहुत सारा रह गया था जो कि हम लोग को लग रहा था कि नहीं मतलब क्लियर नहीं है, तो इसीलिए एक बार रिवीजन जरूरी था। तो इसीलिए थोड़ा स्लो एंड स्टडी ही जाया जाए, भाग भाग के क्या फायदा जब याद ही नहीं रहेगा तो। हाँ लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आज लग रहा है कि बहुत कुछ हाँ, मन में रह बहुत जाएगा। कुछ रिकॉल हो गया होगा ना, तो इसीलिए अच्छा लग रहा होगा कि, और रिकॉल भी हो गया और लगेगा कि हाँ अब दिमाग में बैठ गया है, ठीक है।